बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा BS इकनॉमिक्स पेपर एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स कोर्स कोड स्टैट 101A सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये 30 नंबर का है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, हर एक के 5 नंबर हैं। Differentiate between descriptive statistics and inferential statistics. Explain the concept of biased error and unbiased error. What is arithmetic mean? Under what situation it is suitable to use? What is variance? Also write down its properties. What is skewed distribution? Also write down types of skewed distribution and relationship between mean, median, mode in case of skewed distribution. Define link relatives, fixed base relatives and chain base relatives. हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। हमने जो स्टैटिस्टिक्स की दोनों ब्रांचेज हैं उनको डिफाइन करना है। पहली है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। किसी भी टॉपिक के ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा पहला टारगेट जो है वो डाटा कलेक्शन का होता है। हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उस डाटे की क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी डाटे की हेट्रोजेनिटी को डीकम्पोज करने के लिए हम क्लासिफिकेशन का टूल यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली 4 किस्म की होती है। क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब इन चारों टाइप्स को फर्दर हम डीकम्पोज कर सकते हैं 1 वे, 2 वे और मल्टीपल वे में। अगर हम एक फैक्टर के लिहाज से डाटे को डीकम्पोज करें, यानी डाटे की हेट्रोजेनिटी को होमोजेनिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंगल फैक्टर यूज़ करें तो ये 1 वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी। अगर हम 2 फैक्टर की बेस पर डाटे की हेट्रोजेनिटी को रिमूव करें और उसे होमोजीनियस बनाएं तो ये 2 वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी। अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर यूज़ कर लें तो ये मल्टीपल क्लासिफिकेशन कहलाएगी। इसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेप होता है वो है प्रेजेंटेशन, यानी डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, डाटे की क्लासिफिकेशन कर ली, अब आपने डाटे को प्रेजेंट करना है। डाटे की प्रेजेंटेशन के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उनमें सबसे पहला है टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है 1 वे टेबुलेशन या यूनिवेरिएट टेबुलेशन। इसमें हम सिंगल वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं सिंगल वेरिएबल के लिहाज से। 2 वे टेबुलेशन है या बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 वेरिएबल के लिहाज से जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। इसके अलावा स्टिम एंड लीफ के ज़रिए हम डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ्स हम बना सकते हैं, ग्राफ्स के अंदर हिस्टोग्राम है, ऑगिव है, फ्रीक्वेंसी कर्व है। डायग्राम्स हम बना सकते हैं जिनमें सिंपल बार डायग्राम है, डबल बार डायग्राम है, मल्टीपल बार और कंपोनेंट बार डायग्राम्स है। इसके बाद हम डाटे का एनालिसिस कर सकते हैं। ये चारों स्टेजेस जो हैं इनकी कलेक्टिव स्टडी को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद ड्राइंग कंक्लूजन्स and making decision about the population parameter on the basis of sample information is called inferential statistics. Inferential statistics के अंदर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में गेस करते हैं, पूरी पॉपुलेशन के बारे में हम रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन। इसमें हमने सैम्पल की बेस पर ही कमेंट करना फॉर होल पॉपुलेशन, फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर। अब इसमें जो टूल हम यूज़ करते हैं उनमें जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, यानी जितने भी पैरामीट्रिक टेस्ट हैं उनको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं इनको भी हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाइस्ड एरर
और अनबायस्ड एरर में क्या फ़र्क है। तो पहला है बायस्ड एरर। बायस्ड एरर को सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं। If in a series of items the errors are all in one direction, it is called biased error, cumulative error, or systematic error. For example, if all people are asked to share their ages at the last birthday, the total age of the group will be lower than the real age. अब ये वो एरर है जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा होता है, यानी या ये इंक्रीजिंग फॉर्म में जाता है या फिर ये डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा होता है। आप नोटिस करें एक एग्जांपल के ज़रिए कि एक्चुअल एज जो है 4 लोग हैं जिनकी एक्चुअल एज ये है। अब इस सारी एजेस को अगर आप सम अप करें तो ये टोटल 70 ईयर्स बनता है। हमने क्वेश्चन ये किया कि आप अपनी एज बताएं जो लास्ट बर्थडे पे थी, यानी जो आखिरी बर्थडे आपने सेलिब्रेट किया उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी। तो अब इस बंदे ने जो अपनी आखिरी बर्थडे सेलिब्रेट की उस वक्त उसकी उम्र जो है वो 15 साल 10 महीने है। इसका मतलब है कि हम चूँकि लास्ट बर्थडे वाली एज मांग रहे हैं तो वो 10 महीनों को काउंट नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ 15 ईयर बताएगा। इसी तरह 18 ईयर और 2 मंथ ये दूसरे बंदे की एज है। तो लास्ट बर्थडे जो है वो 18 ईयर पे सेलिब्रेट हुई है, इस वजह से 18 आ गया। 17 ईयर एंड 7 मंथ, तो लास्ट बर्थडे जो है वो 17 ईयर पे सेलिब्रेट हुई है, इस वजह से 17 आ गया। 18 ईयर एंड 5 मंथ है, तो लास्ट बर्थडे जो है वो 18 ईयर पे सेलिब्रेट हुई है, तो ये 18 आ गया। इनको सम अप करके देखें ये 68 आ रहा है। अब जो रियल एज है वो 70 है और जो अप्रॉक्सीमेट एज है वो आपके पास है 68। अब इन दोनों का जो फ़र्क है ये एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ये बायस्ड एरर का कॉन्सेप्ट है कि वो एक ही डायरेक्शन के अंदर वैल्यू में वेरिएबिलिटी को असेस कर रहा होता है। दूसरी तरफ है हमारा अनबायस्ड एरर। अनबायस्ड एरर को हम कंपोनेंट एरर भी कहते हैं। इफ़ द अप्रॉक्सीमेशन इज़ टू नियरेस्ट होल नंबर or complete unit, it is called unbiased error or compensating error. For example, if people are asked to share their ages to nearest birthday, the total age of the group is likely to be similar to the real age. अब इसमें हमने लोगों से उनकी आखिरी बर्थडे वाली एज नहीं पूछी, बल्कि हम पूछ रहे हैं कि जो नियरेस्ट बर्थडे वाली डेट है वो आपकी क्या है, वो एज आपकी कितनी है। तो इस बंदे की एज जो है 15 साल 10 महीने है, तो इसका मतलब है अब इसकी बर्थडे आने वाली है, तो वो इसको काउंट करके अप्रॉक्सीमेट करके ये 16 दे रहा है, 16 ईयर एज अपनी बता रहा है। इसी तरह इस बंदे की एज जो है वो 18 साल 2 महीने है। अब इसकी जो अप्रॉक्सीमेट एज है बर्थडे वाली वो 18 ईयर है। उसकी वजह ये है कि ये राउंड ऑफ होके राउंडिंग प्रोसेस में ये 2 मंथ जो है ये काउंट नहीं होगा और राउंड ऑफ करके वो आपको 18 ईयर एज बता रहा है। इसी तरह 17 ईयर्स एंड 7 मंथ, अब इसकी बर्थडे आने वाली है, करीब है, तो इस वजह से उसने राउंड ऑफ करके आपको अपनी एज जो है वो 18 ईयर्स बता दी। इसी तरह 18 ईयर और 5 मंथ, इसकी बर्थडे गुजरे 5 महीने हो गए। अब इसका मतलब है कि मज़ीद 7 माह के बाद उसकी नई जो बर्थडे है ना वो आनी है, तो उसने इसको राउंड ऑफ करके 18 ईयर्स अपनी एज बताई। इनको आपने सम अप किया तो ये देखें कि टोटल एज जो है यहाँ भी 70 है और यहाँ पर भी 70 है। इसका मतलब कि यहाँ एब्सोल्यूट एरर जो है वो आपका 0 है। ये कॉन्सेप्ट है अनबायस्ड एरर का और कंपनसेटिंग एरर का। और कंपनसेटिंग एरर इसके अलावा जो बायस्ड एरर है या क्यूमुलेटिव कंपोनेंट ऑफ एरर है, ये इनका बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अर्थमेटिक मीन अंडर विच सिचुएशन इट इज़ यूज्ड। अब अर्थमेटिक मीन हम डिफाइन करेंगे जी एक ऐसी वैल्यू जो हम सम ऑफ वैल्यूज़ को नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करके निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। इन फॉर्म ऑफ अनग्रुप डाटा हमारे पास ये फार्मूला है और इन फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा हमारे पास अर्थमेटिक मीन का ये फार्मूला है। इसको हम एवरेज भी कहते हैं, सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स दी होल डाटा।
अब जो अर्थमेटिक मीन है, अगर आपने डायरेक्ट मेथड में काम किया है तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप शॉर्ट मेथड में काम कर रहे हैं तो फिर आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ पर डी आपने जनरेट करना है और डी जो है एक्स में से कोई एक वैल्यू आपने माइनस करके बनाना है। इसी तरह ये अनग्रुप्ड फॉर्म का है तो ये ग्रुप डाटा का शॉर्ट मेथड का फार्मूला है फॉर अर्थमेटिक मीन। अब सिमिलर पैटर्न यहाँ पर जो दो फार्मूले हैं ये कोडेड वेरिएबल के हैं। ये ऊपर वाला जो है ये कोडेड वेरिएबल का फार्मूला है फॉर अनग्रुप डाटा और ये कोडेड वेरिएबल का फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा। इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। अब अर्थमेटिक मीन जो है कब हम यूज़ करते हैं, यानी कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम अर्थमेटिक मीन को बेस्ट कहते हैं। अगर ये अर्थमेटिक मीन जो है ये डाटा के सेंटर में आ जाए तो फिर इसको हम मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, इसे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। अर्थमेटिक यूज़ की जाती है वहाँ जहाँ डाटे में एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, यानी अगर आपका डाटा जो है वो हाइट का, वेट का, टेम्परेचर, स्पीड वगैरह का है तो वहाँ पर आप अर्थमेटिक मीन यूज़ कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आपका डाटा जो है वो इनकम से रिलेटेड है तो वहाँ अर्थमेटिक मीन यूज़ नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उनकी बहुत ज़्यादा अर्निंग है, बहुत ज़्यादा इनकम है, तो वहाँ पर फिर हम अर्थमेटिक मीन यूज़ नहीं करते। अर्थमेटिक मीन जो है ये एक जनरल पर्पज़ एवरेज है और ये एप्लीकेबल नहीं होता कैटेगोरिकल डाटे के लिए, परसेंटेजेस के लिए, रेशियोज़ के लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले डाटे के लिए। ये ऐसी सिचुएशन में अर्थमेटिक मीन यूज़ नहीं करते। अर्थमेटिक यूज्ड होता है जब डाटा आपका क्लोज एंड हो, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्लोज एंड है। इसका मतलब है कि आपको डाटे के ओपनिंग पॉइंट का भी पता है और आपको डाटे के क्लोजिंग पॉइंट का भी पता है, ताकि आप मिड पॉइंट बना सकें। एक्स की वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को प्लस करके हम 2 पे तकसीम करके मिड पॉइंट जो है वो जनरेट करते हैं। तो अगर आपको ओपनिंग पॉइंट का नहीं पता, यानी आपको डाटे की जो लोअर वैल्यू है उसका नहीं पता, डाटे की अपर वैल्यू जो आखिरी है, हाईएस्ट वैल्यू है, उसका भी नहीं पता, तो आप फिर एक्स नहीं निकाल पाएंगे। तो जब एक्स नहीं निकलेगा तो फिर अर्थमेटिक मीन भी नहीं निकलेगा। अर्थमेटिक मीन जो है ये हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है एवरेज हाइट में, एवरेज वेट में, एवरेज मार्क्स के अंदर वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ वेरिएंस, आल्सो राइट इट्स प्रॉपर्टीज़। वेरिएंस की डेफिनेशन देनी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ देनी है। अब वेरिएंस भी बेसिकली एक मीन को ही हम कहते हैं। आप नोटिस करें कि किसी भी चीज़ को जब आप n पे डिवाइड करते हैं तो वो एवरेज कहलाती है। अगर आपने समेशन x ओवर n किया तो ये भी एवरेज है। अगर आप समेशन x स्क्वायर ओवर n कर दें तो ये भी एवरेज है। अगर आप समेशन x की पावर 3 ओवर n कर दें तो ये भी एवरेज है। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को n पे डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज कहलाएगी। अब वेरिएंस जो है ये भी एक मीन है, ये भी एक एवरेज है। किसकी एवरेज है? स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम x बार। अब ये जो x में से आपने मीन निकाला और इसका आपने स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर डेविएशन कहलाती है फ्रॉम मीन। इसको आपने n पे डिवाइड कर लिया तो ये आपका वेरिएंस है। ये वेरिएंस जो है ये पॉपुलेशन का है। उसकी वजह ये है कि आपने x में से पॉपुलेशन का मीन माइनस किया म्यू, इस वजह से इसको हमने सिग्मा स्क्वायर लिखा। अगर आप x में से x बार निकालें यानी सैंपल का मीन निकालें तो फिर भी ये वेरिएंस कहलाएगा, बट ये वेरिएंस जो है ये सैंपल डाटे का होगा। अब वेरिएंस की एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं। हम इस फार्मूले को अगर एक्सपेंड कर दें, इसका स्क्वायर लें और फिर इस समेशन को अंदर अप्लाई करें तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये वाला जो हिस्सा है ये मीन ऑफ स्क्वायर है और ये वाला हिस्सा जो है ये स्क्वायर ऑफ मीन है। तो जब मीन ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ मीन को माइनस करते हैं तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। इसी फार्मूले को मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, ये भी वेरिएंस की डेफिनेशन बन जाएगी। अब वेरिएंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली ये कि कोई भी कांस्टेंट है अगर आपके पास तो उसका वेरिएंस 0 होगा। अगर आपने डाटे में कोई चीज़ प्लस माइनस की है तो इससे वेरिएंस पे कोई असर नहीं होता, यानी वेरिएंस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। अगर आपने मल्टीप्लाई किया है किसी रकम से तो वो रकम जो है ना वो बाहर आ जाएगी। किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू से आपने
मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा। अगर आपने डिवाइड किया किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे तो ये स्क्वायर होके डिवाइड होगा। अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई और दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इनके सम से या इनके डिफरेंस से आपने एक नया वेरिएबल बनाया और उसका आपने वेरिएंस लिया तो फिर ये इसके इक्वल होगा। ये जो टू को वेरिएंस है ये इस वजह से आ रहा है कि दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते तो फिर ये वाली वैल्यू जो है ये ज़ीरो होनी थी और ज़ीरो होके फिर आपके पास ये इतना हिस्सा रह जाना था, ये ख़त्म हो गया। ax प्लस माइनस बी, ये जो प्लस माइनस बी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस ज़ीरो होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये जो रकम मल्टीप्लाई हो रही है ये स्क्वायर होके बाहर आ जाएगी। इसी तरह ये कंबाइन वेरिएंस का फार्मूला है और एस स्क्वायर ए ये इसके इक्वल है। एस स्क्वायर ए से मुराद आपने ये वो वेरिएंस निकाला है जब एक्स में से कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने माइनस किया या आर्बिट्ररी मीन आपने माइनस कर लिया है। एस स्क्वायर वो होता है जहाँ एक्स में से आप मीन माइनस करते हैं। तो ये जो ए है, ए कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, एक्स बार जो है डाटा का मीन है, ये दोनों रकमें आपस में बराबर नहीं हैं तब ये होल्ड करेगा। और अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी तो फिर आर्बिट्ररी मीन का वेरिएंस और ओरिजिनल मीन का वेरिएंस जो है ये सेम होंगे। वेरिएंस जो है एक स्क्वायर रकम है, इस वजह से ये पॉजिटिव होती है, यानी नेगेटिव ये हो नहीं सकती, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होगी। नेक्स्ट है what is skewed distribution? Also write down the types of skewed distribution and relationship between mean median mode in case of skewed distribution. एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्रिकल ना हो उसे हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम जो है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है और लैक ऑफ सिमेट्री को हम स्क्यूनेस कहते हैं। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की दो टाइप्स हैं, स्क्यूनेस की दो टाइप्स हैं जिन्हें हम पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वो है जिसमें हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी राइट टेल जो है वो लॉन्गर है देन लेफ्ट। अब इस सिचुएशन में मीन जो है मीडियन से बड़ा होगा, मीडियन मॉड से बड़ा होगा। राइट टेल आपकी लॉन्गर है, Q3 माइनस मीडियन ये फासला Q2 माइनस मीडियन से बड़ा होगा। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है ये ज़ीरो से बड़ा होगा। कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस बोले सिक्यूनेस है, पियर्सन सिक्यूनेस है, मूवमेंट सिक्यूनेस है, ये ज़ीरो से बड़ा होगा। ये पांचों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं। अब जब आप नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, यानी ये जो ग्रेटर के सिंबल हैं ये लेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट टेल की जगह पर लेफ्ट टेल आ जाएगा। तो हमारे पास ये नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आ जाएंगी। अब हमने रिलेशनशिप मालूम करना है जिसे हम एम्पिरिकल रिलेशनशिप कहते हैं फॉर मीन मीडियन मॉड, जो कि मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में बनता है, यानी मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। अब ये 3 मीन और 3 मीडियन, इसको आप सॉल्व करें ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये मैंने ऊपर जो है ये एम्पिरिकल रिलेशन जो है ये सॉल्व किया हुआ है, यानी मीन में से मॉड निकाला है, मीन में से मॉड निकाला ये टर्म आ गई। अब मीन में से मीडियन निकालें और उसे 3 से ज़रब दे दें। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर अगर आप डॉटेड लाइन लगा लें तो ये 3 हिस्से बन जाएंगे, तो इस वजह से इस एक हिस्से को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है, डिफाइन लिंक रिलेटिव, फिक्स बेस रिलेटिव एंड चेन बेस रिलेटिव। परसेंटेज रेशियो बिटवीन करंट पीरियड प्राइस एंड प्रीसीडिंग पीरियड प्राइस। करंट पीरियड प्राइस और प्रीसीडिंग पीरियड प्राइस की रेशियो को जो कि इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज है उसे हम लिंक रिलेटिव कहते हैं, यानी अगली रकम को पिछली पे तकसीम करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये अगली प्राइस है, ये पिछली प्राइस है, तो इनको आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास लिंक रिलेटिव कहलाएगा। लिंक रिलेटिव यूज टू कंपेयर द प्राइस ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यानी ये ईयर टू ईयर, पीरियड टू पीरियड जो है ये कंपैरिजन देता है।
फिक्स बेस पीरियड के अंदर हमारा जो बेस पीरियड है वो फिक्स होता है। फिक्स्ड बेस रिलेटिव्स आर परसेंटेज रेशियोज बिटवीन करंट पीरियड प्राइस एंड द बेस पीरियड प्राइस। अब यहाँ पर जो बेस पीरियड है ये फिक्स है, इसका मतलब तमाम प्राइसेस को आपने एक ही स्पेसिफिक वैल्यू पे तकसीम करना है जिसे हम बेस पीरियड प्राइस कहेंगे। ये करंट क्वांटिटी रिलेटिव भी बन सकता है कि आपने तमाम क्वांटिटीज़ को एक ही क्वांटिटी पे तकसीम करना है जिसे आप बेस पीरियड क्वांटिटी कह रहे हैं। बेस पीरियड रिमेन्स फिक्स if 1 year is not possible to consider base period, then we use average of few year as base or average of all year as base। अगर आपको डाटे में एक साल जो है वो एज ए बेस पीरियड नहीं मिल रहा तो आप 2-3 सालों की एवरेज को भी एज ए बेस पीरियड ले सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तमाम ईयर्स की जो एवरेज है उसे आप एज ए बेस पीरियड ले लें, क्योंकि बेस पीरियड वो होता है जिसके साथ आपने बाकी सालों को कंपेयर करना होता है। चेन बेस रिलेटिव्स में in chain based relative base period is not fixed but goes on changing from period to period and move on with the current period। ये चेंज होता रहता है पीरियड टू पीरियड जो है। अगर आपका बेस पीरियड चेंज होगा तो इसे हम चेन बेस रिलेटिव कह सकते हैं। मैंने इस सारे प्रोसेस को एक एग्जांपल से डिस्कस किया है। ये हमारे पास प्राइसेस हैं। अब मैंने 1984 की जो प्राइस है 70, इसको अगर बेस पीरियड ले लिया तो मैं इन तमाम प्राइसेस को 70 पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो 70 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो ये इन्फॉर्मेशन आई है इसे हम कहेंगे फिक्स बेस रिलेटिव्स। यानी यहाँ पर क्या है कि तमाम वैल्यूज़ को हमने 70 पे डिवाइड किया। जो लिंक रिलेटिव्स हैं उसमें क्या है कि अगली रकम को पिछली पे डिवाइड करना है। इस रकम को इस पे डिवाइड किया, इस रकम को इस पे डिवाइड किया। अब ये देखें कि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो या तो आपने इसे खाली छोड़ देना है या फिर इसको इसी पे तकसीम करके 100 से ज़रब दे देनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो चेन इंडिसेस हैं ये कैसे बने, ये फर्स्ट वैल्यू वैसे ही लिखी, इसको आपने 71 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाई 100, ये आंसर आया। इस आंसर को आपने 120 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, ये आंसर। इसको आपने 116.67 से मल्टीप्लाई किया, 100 पे डिवाइड किया, हमारे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस क्वेश्चन में द फॉलोइंग टेबल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम लोड इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टेड बाय सर्टेन केबल प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। ये मैक्सिमम लोड की इंफॉर्मेशन है, ये नंबर ऑफ केबल्स है। हमने मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डाटे से क्लास बाउंड्री जो है वो बनाएंगे, क्योंकि लोड जो है एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इसकी क्लास बाउंड्री ज़रूरी है। ये डाटा देखें, जो ये वाली वैल्यू है ना ये इधर नहीं पड़ी हुई, इसका मतलब डाटा क्लास लिमिट में है, इससे आपने क्लास बाउंड्री में शिफ्ट करना है। ये जो 9.8 है इसमें से 9.7 माइनस करें, आंसर आएगा 0.1। उस 0.1 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 0.05। ये 0.05 जो है ना इन सारी वैल्यूज़ में आपने माइनस करना है और इन सारी वैल्यूज़ में आपने प्लस कर देना है। ये आपके पास कॉलम जो है ये खुल जाएगा क्लास बाउंड्री का। अब जो x की वैल्यूज़ हैं ये कैसे बनी है, इन 2 को जमा किया, 2 पे तकसीम, इन 2 को जमा किया, 2 पे तकसीम, इन 2 को जमा किया, 2 पे तकसीम, ये x का कॉलम खुल गया। अब आपने fx का कॉलम बनाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x को और f को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम हमने बना लिया। cf का कॉलम कैसे आया, ये 2 वैसे ही रखा, 2 में अगली फ्रिक्वेंसी आपने प्लस की, 7 में नेक्स्ट 12 प्लस किया, 19 में 17 प्लस किया, 36 एंड सो ऑन, बाकी भी ये हमारे पास CF का कॉलम खुल जाएगा। अब हमने निकालना है मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन के लिए हमारे पास फार्मूला है समेशन fx ओवर f। समेशन f की वैल्यू, ये fx की वैल्यू और ये समेशन f की वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करें, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने निकालना है मीडियन। मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो डाटे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला है। समेशन f/2 से पता चलेगा मीडियन हमारा कहाँ आ रहा है, तो ये 30 आ गया। 30 को आपने CF में देखना है।
CF में आप नोटिस करें 2 से बड़ा है, 7 से बड़ा, 19 से भी बड़ा, यहाँ पर हमारा मीडियन आ रहा है, तो इसको अंडरलाइन करना है। अब ये वाली जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और क्लास इंटरवल जो है 0.5 का है और CF की वैल्यू इससे ऊपर वाली 19। इसको आप इस फार्मूले के अंदर शिफ्ट करें, इससे आपका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आपने निकालना है मोड। मोड का हमारे पास कंटिन्यूस ग्रुप डाटा का ये फार्मूला है। इसमें FM, F1, F2 की वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए और देखें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही है। ये 17 जो है ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। ये FM है, इससे ऊपर वाली को F1 कहेंगे, इससे नीचे वाली को F2 कहेंगे। ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है, क्लास इंटरवल 0.5 का। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने इस फार्मूले में रख के इसको सॉल्व किया तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली इनकम लोकेलिटी A, कैलकुलेट वेरिएंस कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस। वेरिएंस निकालना है और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस आपने मालूम करना है। ये आपके पास इनकम की इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इससे x बनाया, इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, ये x खुल गया, इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम x आ गया, f और x को मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। x का स्क्वायर लेना है और फिर इसे f से ज़रब दे देनी है, ये कॉलम आपके पास बिल्डअप होगा। ये क्लास बाउंड्री कैसे आई है, 40 में से 39 माइनस किया, 1 आया, 1 को 2 पे डिवाइड किया, 0.5 है। इन वैल्यूज़ में 0.5 माइनस कर दें और इन वैल्यूज़ में 0.5 प्लस करें, ये आपके पास क्लास बाउंड्री का कॉलम खुल जाएगा। CF जो है 13 वैसे ही आ गया, 13 के अंदर 15 आपने ऐड किया, 28 में 17 प्लस किया, 45 एंड सो ऑन, बाकी भी ये CF का कॉलम बन गया। अब आपने निकालना है मीन। मीन के लिए हमारा फार्मूला समेशन fx ओवर f, समेशन fx की वैल्यू, समेशन f की वैल्यू, ये मीन आ गया। वेरिएंस के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ये fx स्क्वायर है, fx और f, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इस फार्मूले में रखी, इसको सॉल्व किया, ये वेरिएंस। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट से आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने निकालना है मीडियन। मीडियन जो है L प्लस H ओवर F समेशन F/2 माइनस E, समेशन F/2 से पता चलेगा वैल्यू कहाँ आ रही है। CF की वैल्यू, CF के कॉलम में आपने ये 50 को देखना है। CF के कॉलम में जब आप 50 को देखें तो ये 73 पे आ रहा है, इसे आपने अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है, लोअर क्लास बाउंड्री आपकी 49.5 है और फ्रीक्वेंसी जो है ये आएगी 28 और CF की वैल्यू 45, क्लास इंटरवल 5 का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने मीडियन के फार्मूले में रखी, इसे सॉल्व किया, ये हमारा मीडियन है। मोड आपने निकालना है, ये ग्रुप डाटा में, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में मोड का फार्मूला है। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 28 है, ये FM है, इससे ऊपर वाली F1, नीचे वाली F2, क्लास बाउंड्री आपके पास 49.5 है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मोड के फार्मूले में रखें तो ये आपके पास मोड की वैल्यू आ गई। अब आपने निकालना है Q1, Q3। Q1 जो है इस फार्मूले से आपने निकाल लिया, Q3 भी आपने निकाल लिया, सेम जैसे आपने मीडियन निकाला है उसी टेक्निक से Q1, Q3 आ गया। अब फार्मूला आपने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस का लगाया, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीनों कीमतें आप निकाल चुके हैं, इनको पुटअप करें। इसकी रेंज जो है -3 to +3 है, आपका आंसर जो है इस रेंज में आ रहा है। नेगेटिव है, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन आपकी नेगेटिव सिक्यूनेस को आइडेंटिफाई कर रही है। दूसरा फार्मूला जो कार्ल पियर्सन का है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी कीमतें आप निकाल चुके हैं, ये भी आंसर आपका नेगेटिव ही आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव सिक्यूनेस को शो कर रहा है। बोलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस, ये उसने मांगा नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको साथ में करवा दिया ताकि टॉपिक मुकम्मल हो जाए। अब हमने जो Q1, Q2, Q3 निकाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें रखी, तो ये आपके पास आंसर नेगेटिव ही आ रहा है, जो कि इस लिमिट में है, तो ये भी नेगेटिव सिक्यूर डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो आपने जहन में रखना है, जो मीडियन है उसे हम Q2 भी कहते हैं, क्योंकि मीडियन की वैल्यू जो है बेसिकली सेकंड क्वार्टाइल भी है, उसे हम D5 भी कहते हैं, उसे P50 भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
फ्रॉम द गिवन डाटा कंप्यूट फिशर प्राइस इंडेक्स फॉर 2021 विद 2020 एज द बेस। अब इस इंफॉर्मेशन से आपने फिशर प्राइस इंडेक्स जो है ये मालूम करना है। 2020 जो है ये आपका बेस है और 2021 के लिए आपने फिशर इंडेक्स जो है ये निकालना है। अब 2020 की प्राइस को P0 लिखा, 2021 की प्राइस को हमने PN लिख लिया। 2020 की क्वांटिटी को Q0 और 2021 की क्वांटिटी को QN लिख लिया। ये चारों कॉलम जो है ये आपने बनाए। P0 को Q0 के कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल गया। PN को QN के कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। P0 को आपने QN के कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल गया। PN को Q0 से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। इन चारों कॉलम्स को आपने एडअप कर लिया। इन चारों कीमतों को आपने फिशर प्राइस इंडेक्स के फार्मूले में रखना है। ये हमारे पास फिशर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है। ये चारों कीमतें जो हैं इस फार्मूले के अंदर पुटअप कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।